अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। तहरीक अदम एतमाद के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे को आज 1 साल हो गया है, लेकिन सितम यह है कि 1 साल बाद भी सियासी महाजराई इस कदर संगीन नोयत इख्तियार कर चुकी है कि मौजूदा PDM की हुकूमत की बका अभी भी दाव पर लगी हुई नजर आ रही है। कल का दिन भी मौजूदा हुकूमत के लिए एक चुनौती लेकर आएगा, जब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की फ्राहमी से मुतल्लिक आगाह करना है कि 14 मई के इलेक्शन के लिए हुकूमत ने अदालती हुक्म पर 21 अरब रुपए जारी करने हैं या नहीं। आज तक तो मौजूदा हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद नापैद ही दिख रहा है और बज़ाहिर आज ही से हिकमत अमली हुकूमत ने आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ, जिसकी बड़ी खबर के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी नहीं दी गई है और वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने के बजाय मामला पार्लियामेंट में उठाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक शुरा ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने के मामले पर कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो फैसला करेगी उस पर अमल दरामद होगा। 4-3 का फैसला है, 3-2 से कैसे तस्लीम किया जाए। अहम बात यह है कि इस इजलास के बाद फैसलों के बारे में कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, सिर्फ काबीना डिवीजन की जानिब से वज़रा को एक समरी पैगाम भेजा गया कि काबीना का इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में सुबह 10 बजे दोबारा होगा, जिसका एजेंडा बाद में शेयर किया जाएगा। यानी हुकूमत की जानिब से यह पैगाम वाज़े हो गया है कि फिलहाल ना ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा और ना ही इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि मई ही नहीं अक्टूबर के इंतखाबात से मुतल्लिक भी गैर यकीनी की फिजा कायम है, जिसकी झलक आज ही वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के बयान से भी बज़ाहिर मिल रही है। पाकिस्तान में इंतखाबात तयशुदा टाइम टेबल और शेड्यूल के मुताबिक अक्टूबर 2023 में होना जरूरी है, जब असेंबलियों की 5 साला मुद्दत मुकम्मल होगी। हुकूमत को जहां सियासी और कानूनी महाज पर चैलेंजेस का सामना है, वहां खुद हुकूमती इत्तेहादी भी मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पर बज़ाहिर खुलेआम हमले और PTI से मुज़ाकरात न करने पर पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज लग रही है। MKM भी मरदमशुमारी के मामले पर हुकूमत को धचका दे सकती है। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दर्द सर इमरान हानी है, जिन्होंने आज ही मौजूदा हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर तफसीली वाइट पेपर जारी किया है। दिलचस्प बात यह है कि आज खुद इमरान खान अपने ही इस बयानिए को बदल दिया कि जिसमें वो अपनी हुकूमत को हटाने के पीछे अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम लगाते रहे और मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहते रहे। आज उन्होंने खुद कह डाला कि उनके खिलाफ साजिश अमरीका से नहीं हुई थी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर से हुई थी। मैं एक सरबराह को मिल रहा था मिडल ईस्ट से, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हटाने की कोशिश कर रही है और जो तुम्हारा आर्मी चीफ है वो तुम्हारे से खुश नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं तो समझा हम एक पेज पे हैं और हमें तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने उसको कहा तुम क्या बातें कर, मुझे कि कॉन्फ्रेंस पे मिला। तो जब हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की, जब से हमारी गवर्नमेंट गई और मैंने फिर पीछे सारा जायजा लिया, जो हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई, शुरू इधर से हुई। दूसरी जानिब इमरान खान के लिए भी कानूनी चैलेंजेस कम नहीं हो रहे। तोशा खाना केस में उनको मंगल को इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने जाती हैसियत में तलब कर रखा है। इसके अलावा आज ही इमरान खान पर हाफिजाबाद में कातलाना हमले की तहकीकात करने वाले तफ्तीशी अफसर आमिर शहजाद दिल का दौरा पड़ने से जामहक हो गए हैं, जिसको भी तहरीक इंसाफ साजिशी निगाहों से देख रही है। इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर फवाद चौधरी साहब ने और अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगी मरियम औरंगजेब साहिबा। फवाद चौधरी साहब, आपकी हुकूमत को रुखसत हुए 1 साल आज मुकम्मल हो गया है। इसमें ज़ाहिर आपकी गवर्नमेंट ने पॉपुलैरिटी तो बहुत ज़्यादा गेन की, लेकिन आपने कुछ ना कुछ लूज़ भी ज़रूर किया है। और सबसे अहम बात यह है कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट पॉपुलर हो, जितनी भी आपकी पार्टी पॉपुलर हो, उस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा नहीं अगर आप इंतखाबात तक पहुँच ना पाएँ, जो आपका हतमी गोल था। तो आज आपने वाइट पेपर जारी किया हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी के ऊपर, जिसमें आपने मईशत का जिक्र भी किया, आपने फाशिज्म का भी गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो क्या आपने अपने इंटरनली अपनी पार्टी पॉलिसी को भी एनालाइज किया है कि क्यों आप अपने हतमी गोल यानी इंतखाबात तक नहीं पहुंच सके, जिसकी तहरीक आपकी 1 साल से जारी है? नहीं, देखिए ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप आइन और कानून के ऊपर देखेंगे तो फिर तो इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन यहाँ तो जो मसला बना हुआ है वो ये है कि वो आइन ही ख़त्म इन्होंने कर दिया। तो अब तो हम रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की मूवमेंट में हैं, क्योंकि देखें ना, आइन के अंदर तो जो राइट्स अवेलेबल हैं या जो हकूक़ अवेलेबल हैं या जो रूल्स बनाए गए थे पाकिस्तान के बानियान आइन ने, अगर वो होते हैं तो वो तो कामयाब हो गई थी। लेकिन यहाँ तक फाशिज्म से मुकाबला है। फाशिज्म से मुकाबले के लिए जाहिर है कि आपको वक्त भी लगता है और 1 साल को इतनी मुद्दत नहीं है। जिस तरह अभी आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि रोज़ाना ही एक नया चैलेंज इस हुकूमत के लिए खड़ा होता है और अब इंशाल्लाह चंद हफ्ते हैं
देखते हैं कैसे ये गुजार सकते हैं। ये चंद हफ्ते की जो आप बात कर रहे हैं, ये चंद हफ्ते बाद क्या होने वाला है ऐसा फवाद चौधरी साहब? देखिए ना, बड़ी सीधी बात है, या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होना है, इलेक्शन होने, और अगर इलेक्शन नहीं होने, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ख़त्म कर देना है, तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान का आइन प्रैक्टिकली फिर जो है वो मुकम्मल तौर पे लपेट दिया जाएगा। तो या हमने फिर जमहूरियत की बहाली की एक तरीक में जाएंगे, या फिर हम जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तीसरी सूरत तो नहीं रहेगी। आज खान साहब ने जिक्र भी किया है कि वो तहरीक चलाएंगे, चूंकि आज ही वफाकी काबीना के इजलास में जहां फंड जारी करने के वाले से फैसला होना था, वो फैसला कोई भी नहीं हुआ। फंड जारी वफाकी हुकूमत ने नहीं किए, कोई ऐसा फैसला नहीं किया आज कि वो इलेक्शन कमीशन को, चूंकि कल तक उन्होंने फंड जारी करने थे, 21 अरब रुपये बताना है इलेक्शन कमीशन को अपने जवाब से, तो मामला उन्होंने पार्लियामेंट को रेफर कर दिया, जो पहले ही एक करारदाद मंजूर कर चुकी है, अपनी राय बता चुकी है कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करना। यानी गवर्नमेंट ने क्लियरली एक है उनका फैसला कि फंड जारी नहीं करने। तो इसका मतलब है 14 मई को भी इंतखाबात नहीं हो रहे। हमें मतलब तो सुप्रीम कोर्ट समझाएगी ना, क्योंकि देखिए ये जो फंड्स हैं, चूंकि आइन में लोगों जो बनाने वाले थे वो अक्लमंद लोग थे, उनको पता था कि यहाँ पे कभी शरीफों ने और बिलावल भुट्टो जरदारी और फजलुर रहमान टाइप लोगों की भी हुकूमत आनी है। लिहाजा उन्होंने ये किया कि ये जो इलेक्शन के अखराजात हैं इसको उन्होंने पार्लियामेंट के उससे निकाल दिया, दायरे इख्तियार से, और उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टली चार्ज होंगे कंसोलिडेटेड फंड में, और एज ए लाजमी चार्ज जो है वो उन्होंने इसको डाल दिया। लिहाजा पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार उन्होंने ख़त्म कर दिया ये कंसोलिडेटेड फंड में इलेक्शन के जो एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर। लिहाजा पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन से ज़ाहिर आइन तो डिफीट नहीं होता, जैसे पहले नहीं हुआ। तो कल भी जो हुकूमत कर रही है ये बुनियादी तौर पे तो ये कर रहे हैं सिंपल कि ये डिफीट कर रहे हैं अपनी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफीट करने का मतलब ये है कि आर्टिकल 204 अट्रैक्ट करते हैं। अब तो देखें बड़ी सीधी बात है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ को कन्विक्ट करेगी तौहीन अदालत में, और या फिर सुप्रीम कोर्ट का इदारा खत्म हो जाएगा। दोनों इकट्ठे तो नहीं चल सकते। वैसे फवाद साहब, दिलचस्प बात यह है कि कल ही काबीना का इजलास जो दोबारा तलब किया गया है उसमें वफाकी हुकूमत फैसला कर रही है कि तौहीन अदालत का कानून भी वो बदल रहे हैं। शायद उसमें वो ये करें कि तौहीन अदालत के कानून में जो नाइली है शायद वो ख़त्म कर दें या कम कर दें, ऐसा कुछ वो कानून बदलने की बात हो रही है। कर नहीं सकते ना, आर्टिकल 204 है, आइन में लिखा हुआ है, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इस तरह की अमकाना बातें तो जो मर्जी करते रहें। घर पे बैठे हुए एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट जिसकी कोई हैसियत नहीं है, उसमें करारदादों से कल आप ये कहें, देखिए ना, अगर इनके पास में होती है तो आज तो नवाज शरीफ को की सजाएं खत्म कर दें, अपने ऊपर बनाए हुए सारे मुकदमे जो है वो खत्म करके ये कहेंगे कि अपना हमें तो जरूरत ही नहीं, आगे चले। लेकिन वो ये कर नहीं सकते। पाकिस्तान का आइन में एक सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है, अदलिया का एक कॉन्सेप्ट है। जो बातें ये कर रहे हैं वो उसका तो मॉडर्न जमहूरियत में तो कोई मॉडर्न मुल्कों में जहाँ पे जमहूरियत भी नहीं है वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? वाह साहब, लग रहा है जो हुकूमत का मूड है उससे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ईद के बाद शायद आपको तहरीक चलानी पड़ेगी, आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, जिसका इशारा खान साहब ने दिया भी है। फिर निकल रहे हैं सड़कों पे फिर ईद के बाद तहरीक चला रहे हैं। तो ये देखो, पहली बात तो ये है कि हमारी तहरीक तो नहीं है ना, ये तो पाकिस्तान के लोगों की तहरीक। लीड आपने करनी है ना। अगर आप मुल्क में जमहूरियत ही नहीं होगी, मीडिया पहले ही खत्म हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने अपने राइट्स के लिए खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सवाए तरीके इंसाफ के बाकी लोग तो लेटते गए हैं। हमने तो फैसला किया है कि हम पाकिस्तान के अवाम को लीड करेंगे, और ये हर शख्स की आज़ादी का एक समझिए कि एक तहरीक है, और इसलिए हर शख्स को इसमें हिस्सा डालना होगा। ये कोई मेरी या आपकी तहरीक का मामला नहीं है। वहाँ साहब, इसके अलावा एक और साइड पे भी चीज़ चल रही है, वो है जी मुज़ाकरात जो कि पसे पर्दा चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और PMLN के दरमियान। कोई मुज़ाकरात पसे पर्दा नहीं। जो अयाज सादिक साहब की रिहाइशगाह पे कुछ मुलाकातें हुई हैं, खटक साहब की गालिबन उनके साथ उनकी रिहाइशगाह के ऊपर, और बैक चैनल गुफ्तगू बेचारी पीपल्स पार्टी भी अब जोर दे रही है कि मुज़ाकरात का चैनल बंद नहीं होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, जो कि बड़ी खुशाइन बात है कि सैनिटी प्रिवेल कर रही है कहीं ना कहीं हुकूमती कैंप के अंदर भी। क्या कहेंगे, ये आपको मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से ये लीड लेना इस दफा मुज़ाकरात के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि पस पर्दा तो कोई मुलाकातें हुई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है पस पर्दा मुलाकातों की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा एजेंडा एक पब्लिक एजेंडा है, और पब्लिक एजेंडा ये है कि इलेक्शन के ऊपर डिफरेंसेस दूर करने के लिए पार्टीज को आपस में बातचीत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा किया है कि उन्होंने कहा है कि ये
नून लीग की अप्रोच सही नहीं है, लेकिन उनका भी दिल तो यही है ना कि हुकूमत, क्योंकि उनको पता है इलेक्शन में उनका भी कोई हैसियत नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी समझते हैं कि इलेक्शन हुए तो हम जो है वो राउट हो जाएंगे मुकम्मल तौर के ऊपर, हमारी बिल्कुल ही हम सियासत फारग हो जाएगी, लिहाजा हम जो है वो फौज के ऊपर सारा बोझ डाल के हम हुकूमत करते जाएं। सारा झगड़ा तो ये है। अब देखना ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और कितनी देर इनका बोझ उठा सकती है, और आगे ही जो कमर है वो तो दोहरी हो गई है इनके बोझ से। अब ये फैसला उन्होंने करना है वो कितनी देर और इनका बोझ उठाएंगे। तो ये आपको कुछ सिग्नलिंग हुई है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो आप कह रहे हैं कि आप वो भी इनका बोझ नहीं उठा सकते मजीद, या यानी वो भी अब बेजार हो गए, ऐसा कोई निकलने वाले हैं वो भी? सिग्नलिंग तो पब्लिक होगी ना, तो आपके सामने लोगों को पता चल, मीडिया को ही पता चलता है सबसे पहले तो ये होगा कि मीडिया को यही तो कहा जाए ना कि कम से कम आप जो है वो इमरान खान की तकरीरें का दिखाएंगे तो हम न्यूज़ डायरेक्टर को उठा के नहीं ले जाएंगे। इस तरह की ये जो चीज़ें हैं कम से कम इतनी आज़ादियाँ तो हों तो फिर पता चल जाएगा। अच्छा फवाद साहब, मुझे ये बता दें कि जो इस वक्त मिडिल ईस्ट वाले मामले पे खान साहब ने बात की कि साजिश जो है वो मुझे एक साल पहले ही बता दिया था मिडिल ईस्ट के एक सरबराह ने, एक मुल्क के सरबराह ने। तो ये कौन से मुल्क की बात हो रही है जहाँ से खान साहब को पता लग गया था कि साजिश उनके खिलाफ शुरू हो चुकी है? वो नाम लेना तो मुनासिब नहीं लगता ना, जाहिर है किसी ने कॉन्फिडेंस में बात की। इतने नाम ले लिए, शायद इनका नाम भी लगता है अगले मरहले पे शायद ले लिया जाए। जब वो लेना चाहेंगे ले लेंगे, ये भी क्या जरूरत। फवाद साहब ये बता दें फाइनली मुझे कि ये जो तहरीक इंसाफ की 22 साल स्ट्रगल का आप लोग जिक्र करते थे इक़्तिदार में आने से पहले, वो 22 साल के ऊपर ये एक साल पिछला भारी था, या वो 22 साल की स्ट्रगल को आप अलग देखते हैं? ये तो पाकिस्तान की तारीख में ही एक नॉवल स्ट्रगल है। इस तरह की स्ट्रगल तो पाकिस्तान में भी पहले कभी नहीं हुई। जिस तरीके से एक लोगों, गैर मुसल्लह लोगों ने, एक मिडिल क्लास लोगों ने जिस तरीके से इस सफाकियत का, इस जबर का, इस जुल्म का मुकाबला किया है, ये तो एक नॉवल बात है। थर्ड वर्ल्ड में भी इस तरह की तहरीक नहीं चली है और लोगों ने इस तरह से अपना जज्बा नहीं दिखाया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा चैप्टर है। अगर इस सारे 12 महीनों में, वरना तो मायूसी ही मायूसी है, चाहे मईशत का मैदान हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, चाहे इदारों की बात हो, अगर कोई बात रोशन है तो वो यही है कि पाकिस्तान के अवाम ने, और स्पेशली ख़वातीन और जो यूथ है, उन्होंने जिस तरीके से मुकाबला किया है और अपने हकूक़ के लिए खड़े हुए हैं, these are the segment जो पाकिस्तान की तारीख को बदलने का सेहरा जिनके सर जाएगा। फाइनली फवाद साहब, असद कैसर साहब ने भी बात की मुज़ाकरात के हवाले से, आपने भी बात की कि अगर होती है गवर्नमेंट आती किसी हवाले से एक दिन इंतखाबात के हवाले से, तो असम्बली में वापसी पे भी तैयार हो सकते हैं, आईनी तरमीम के लिए भी साथ दे सकते हैं। ये आप लोगों ने फिर आपने कहा कि हमारी ये ज़ाती राय है। ये खान साहब की राय क्या है? बिल्कुल ज़ाती राय नहीं है, मेरी राय तो कोई ज़ाती राय नहीं होती है। आई स्पीक फॉर द पार्टी। और असद कैसर साहब ने जो बात की थी, असद कैसर साहब ने भी बात की थी, बिल्कुल दुरुस्त की थी। मैंने तो आपके सामने ही अभी कहा, हमारी पार्टी जो है वो चाहती है, हम चाहते हैं कि इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त के नाज़रीन गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी की, जो कि कह रहे हैं कि इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर हुकूमत के साथ बातचीत हो सकती है। यहाँ एक क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे हुकूमती तर्जुमा यानी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब से। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी काबीना का इजलास जो आज हुआ, उसमें जो 6 अप्रैल का काबीना का फैसला था, जो पार्लियामेंट की करारदाद थी, उस पर आज तफसीली मुशावरत की गई है। कल दोबारा से काबीना का इजलास होगा जिसमें तफसीली मुशावरत होगी इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने के हवाले से, और इत्तलात यही है कि तौहीन अदालत के कानून की तब्दीली के हवाले से भी कल काबीना के इजलास के अंदर एजेंडा टेकअप किया जा सकता है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मरीम औरंगज़ेब साहब ने, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया मरीम साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। आज से 1 साल पहले आपने इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला था अदम एतमाद की तहरीक के जरिए। उस वक्त आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, इमरान खान की मकबूलियत कम थी, लेकिन आज मकबूलियत में इमरान खान आपसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। तो क्या मानती हैं कि उस वक्त हुकूमत लेना गलती थी, इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए था? चूँकि आपकी पार्टी के अपने लोग, यहाँ लाशमी साहब हो गए, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हो गए, आसिफ किरमानी साहब हो गए, वो मानते हैं कि गलती थी हुकूमत लेना उस वक्त। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानती और उसकी वजूहात ये है कि जिस वक्त 2022 अप्रैल में हमने गवर्नमेंट ली तो मुल्क डिफॉल्ट की नहज के ऊपर था और जितने अशारिये इकोनॉमिक्स थे, जितने इंडिकेटर्स थे, जिसके अंदर 20,000 अरब का कर्जा था जो पिछले 4 साल में जो 78% इजाफा है कर्जे में और 75 साल तारीख में किसी हुकूमत ने बल्कि तमाम को प्लस कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो इतना कर्जा नहीं लिया था जितना इमरान खान साहब ने लिया था। और महंगाई जो थी वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी। IMF के प्रोग्राम को डिफॉल्ट कर रहे थे, मुल्क दिवालिया हो रहा था और मुल्क के ऊपर नालायक, नाअहल, फाशिस्ट मुसल्लत था, जिसको ना पता था कि इकोनॉमी क्या है, जिसको ना पता था फॉरेन पॉलिसी क्या है। कोई ऐसा दोस्त ममालिक आपके साथ राजी नहीं था, कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनर आपके साथ राजी नहीं था जो मुल्क के साथ कोई मंसूबे, जितने मंसूबे नवाज शरीफ के थे, जितने मंसूबे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के थे, जितने मंसूबे शहबाज शरीफ साहब के पंजाब में थे, वो सब बंद पड़े थे। जितने मंसूबे, चाहे वो सेहत कार्ड हो, चाहे वो नौजवान प्रोग्राम हो, उनको रीब्रांड करके उनके भी 50% जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद पड़े हुए थे। और मुल्क एक ऐसी कैफियत से गुजर रहा था जिसमें तकसीम थी, अदम बर्दाश्त थी। और जिस वक्त अप्रैल में हमारी गवर्नमेंट आई तो ये 4 साल की नलायकी हम इनहेरिट कर रहे थे, लेकिन हम जानते थे क्योंकि इतने बड़े फितने, नलायक और फसादी से छुटकारा हासिल करना हमारे रिस्क में वर्थ टेकिंग था। और जो हमने लिया, क्योंकि हम वो जमात हैं, शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, हमने हमेशा मुल्क को इकोनॉमिक बहरानों से निकाला है, हमेशा मुल्क को हमने उन तमाम मुश्किलात से निकाला है, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो 22 घंटे की लोड शेडिंग हो। लेकिन वरी साहब, आप ये जिन तमाम चीज़ों का आप जिक्र कर रही हैं कि इमरान खान फाशिस्ट था, आज आपकी हुकूमत पे तनकीद हो रही है कि आपके दौर में फाशिज्म उससे ज़्यादा हो गया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर पूरा एक वाइट पेपर भी जारी किया है। मुर्शिद, आप कह रही है इमरान खान के दौर में बहुत ख़राब थी, आज आपके दौर में भी उतनी ही ख़राब है, बल्कि उससे ज़्यादा ख़राब है। महंगाई आप कह रही है खान साहब के दौर में ज़्यादा थी, आज आपके दौर में तारीखी महंगाई है पाकिस्तान के अंदर। आपने कर्जों की बात की, कर्जे आज आप लोग भी ले रहे हैं। IMF की बात की, IMF का प्रोग्राम आज आपसे भी नहीं संभल पा रहा। कौन सी चीज़ें जो आपने बेहतर की, जो खान साहब के दौर में ख़राब हो रही थी, आपने आके बेहतर कर दी? समर, आपको मैं बता रही हूँ क्या बेहतर किया। और बाकी बात जो आप इमरान खान कह रहे हैं वो तो 1 करोड़ नौकरी का भी कहकर गए थे तो 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ये वही शख्स है जो 50 लाख घरों का लेके गया था, 60% लोग बेघर हो गए। ये वही लोग है जिसने कहा था 90 दिन में वो ठीक कर लूंगा, 100 दिन में मईशत को अंडे कट्टे, मुर्गियां और लंगर खाने मुल्क को देकर चला गया और कारखाने बंद कर गया। ये वही शख्स है जिसने कहा था कि मैं मुल्क को से करप्शन खत्म करूंगा। जो आप जो आलमी रिपोर्ट देख लें, मुल्क के अंदर जो करप्शन की सूरत हाल है पिछले 4 साल की, वो देख लें तो इमरान खान के कहने की क्रेडिबिलिटी तो आप वो लूज कर चुके हैं। और ये वही शख्स था जो कहता था साइफर, आलमी साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत, जो बाद में मोहसिन नकवी की नजर हो गई इम्पोर्टेड हुकूमत। तो इमरान खान क्या कहते हैं वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। इमरान खान को अपने वाइट पेपर में ये बताना चाहिए कि 20,000 अरब का कर्जा किधर गया। कोई सड़क दिखा दें, कोई पुली दिखा दें, कोई अस्पताल दिखा दें, कोई स्कूल दिखा दें। उनको वाइट पेपर में ये बताना चाहिए कि जो 2 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से, पॉवर्टी लाइन से नीचे गए, वो क्यों गए। उनको अपने वाइट पेपर में ये बताना चाहिए था कि 60 लाख लोग बेरोजगार हुए, क्यों बेरोजगार हुए। उन्होंने तो बेरोजगारी खत्म करनी थी। उन्होंने LNG नहीं लगाई। आज सस्ती गैस, बिजली हम आवाम को नहीं दे सकते क्योंकि कोई मंसूबा 4 साल में नहीं लगा। और दूसरी बात यह है कि फाशिज्म, आज फाशिज्म पे लेक्चर दे रहे हैं। उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी बेगम आज घर बैठी हुई है, या हमारी तरह बेटियां, बहनें, बच्चियां जो थी वो सजाए मौत की चक्कियों में थी। आज मुल्क में ये हालात हैं। मुझे ये आप बताएं कि आज काबीना का इजलास था जिसमें आपने 21 अरब रुपए के फंड जारी करने के बारे से फैसला करना था और आपने मामला फिर पार्लियामेंट को रेफर कर दिया, जो पार्लियामेंट पहले ही अपनी राय दे चुकी है करारदाद के अंदर। इसका मतलब है कि आप लोग पैसे जारी नहीं कर रहे पंजाब के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को। राब्ता मुनक़ता हो गया हमारा मरीम औरंगज़ेब साहिबा से। नाज़रीन, यहाँ पे एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक आएंगे, बात करेंगे हुकूमत के इत्तेहादियों से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय भी PMNN की राय से 2-3 मामलों के ऊपर बहुत डिफर कर रही है और MKM ने भी हुकूमत को फिर से आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। बात करेंगे इत्तेहादियों के साथ, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ, चूँकि एक साल पहले एक अहम इत्तेहादी हुकूमत की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने साथ छोड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट जो है अदम एतमाद के ज़रिए निकल गई थी, ख़त्म हो गई थी। आज फिर MKM मौजूदा हुकूमत जिसकी वो इत्तेहादी है, उसे भी जो है उसकी हुकूमत के ऊपर भी वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, अपने एतराज़ात का इजहार कर रही है और फिर से उसी तरह की वार्निंग्स भी दे रही है कि शायद हम हुकूमत से निकल जाएँ। इस पर हमें ज्वाइन किया है ख्वाजा इज़हार साहब ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं। ख्वाजा इज़हार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि एक साल पहले आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत छोड़ी थी और एक साल पहले अदम एतमाद की जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, वो ख़त्म हो गई थी। तो उस वक्त ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आज नहीं है, आज की हुकूमत के नहीं है, के अंदर नहीं है? यानी कि आज जो इस वक्त आप देख रहे हैं जो बैड गवर्नेंस है वो उस वक्त भी थी, आज जो महंगाई है वो तब भी थी, आज जो आपके इश्यूज हैं वो तब भी थे। तो आज आप क्यों हुकूमत के साथ बैठे हुए, तब आपने क्यों छोड़ दी थी? फ़र्क क्या है? बहुत शुक्रिया। यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि फ़र्क तो कोई नहीं है, और मैं बड़ा आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र भी नहीं आता। अगर रिवायती तौर पर यही जमातें, ख़ास तौर पर जो हमारे पास हुकूमत करती आई हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI को भी आप शामिल कर लें, तो इनके अदवार में भी कोई पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में या दाखिली सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई। और हुआ यही कि आज अगर सब इत्तेहादी हैं तो माजी के ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, इन तमाम जमातों ने एक दूसरे को बदतरीन दौरे हुकूमत का खिताब दिया। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट तो खैर इसलिए हमारी ज़्यादा उनसे तवक्कुआत थी कि 2018 से पहले उनके क्लेम बहुत थे, उनके 100 डेज़ के क्लेम थे, उनके $100 बिलियन के रेवेन्यू जनरेशन और पाकिस्तान की फॉरेन एड थी, मुल्क में एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम था, और इसके अलावा एजुकेशनल और हेल्थ रिफॉर्म्स थे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आपने देखा कि फिर ख़ास तौर पे जो इंसाफ के नाम पर जो करप्शन को कर्ब करना था वो भी नहीं हो सका, और उनके दौर में सारे वो लोग जिन पे उन्होंने ही अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम लगाए थे, उन्हीं की दौरे हुकूमत में वो रिहा हुए, बाइज्जत बरी भी हुए। तो अब मौजूदा सूरत हाल भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन हमारा मसला क्या है? देखिए, हमारा मसला जब कुछ भी नहीं बदला, बल्कि चीज़ें पहले से भी शायद ज़्यादा ख़राबी की तरफ गई हैं, बेहतरी की तरफ नहीं गई, तो फिर वो फैसला आपको है एहसास कि वो गलत फैसला था, फिर नहीं छोड़ना चाहिए था, खान साहब की हुकूमत ही चलने देते? देखिए, गलत फैसला हमारा इसलिए नहीं है कि एक हुकूमत खुद ही जा रही थी, हमने नहीं भेजी खान साहब की हुकूमत, वो तो खुद ही अपने अवामिर। जी, कांधा तो आपने दिया ना, गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देना या जो भी वटाइवर। नहीं, हमारा कांधा क्या, हमने तो आखिर में बस वो कांधे तो उनके अपने ही लोगों ने दिए थे, चारों कांधे उनके अपने ही थे, हमने तो बस सिर्फ अलविदा कहा था उन्हें क्योंकि पहले 151, 152, 251, 252 पे आगे वो खड़े हो गए थे, उनकी अक्सरियत खत्म हो गई थी, सॉरी 151, और 182 से नीचे आ गए थे। अब जो सूरत हाल है, मसला ये है कि देखें हमारा मसला क्या है, हमारा मसला है अवामी मसला। मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि PDM का जो मसला है वो शायद कहीं ना कहीं उनके इनफरादी पार्टियों का भी मसला है। हम तो अवामी मसले पे दोबारा इस हुकूमत के साथ गए, लेकिन वही बात है, हम मुआहदे करते हैं, हुकूमतें हमारे दरवाजे पर आती हैं, फिर वो मुआहदे नाकाम हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये, हमें इस बात की कामयाबी ज़रूर है कि पाकिस्तान की अवाम को ये बताने में हम कामयाब हो गए कि पाकिस्तान में जो गरीब मुतवस्सित तबके 98% का मसला है वो सिर्फ MKM का मसला है और किसी जमात का नहीं है। यानी मकामी हुकूमत सिर्फ MKM आवाज उठाएगी, बाकी पूरे पाकिस्तान में सारी सियासी जमातें सत्तू पी के बैठी हैं। मरदमशुमारी आइन का एक इंपॉर्टेंट जुज़्व है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सबने इसको पास किया है। पाकिस्तान में आपको कहीं नजर आ रहा है मरदमशुमारी पे कराची तक पेशावर कोई जमात उस तरह मोबिलाइज हो रही है और जिसके कारकुनान? आज भी आप मौजूदा हुकूमत को भी आपने वार्निंग दी है कि आप शायद निकल जाएंगे, छोड़ देना चाहिए इस हुकूमत को, क्या सोच रहे, संजीदा तौर पर संजीदगी से सोचा जा रहा है कि छोड़ दें, इस हुकूमत को छोड़ दी जाए, और कब कोई टाइमलाइन है इसमें, कब तक इसे छोड़ेंगे? देखिए, आज हमारी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था और इजलास में जाहिर है आपने सोशल मीडिया पे हमारा एक हैशटैग देखा है कि मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन। अब ये मरदमशुमारी में जितनी शिकायत हम प्राइम मिनिस्टर साहब को कर सकते थे वो हमने कर दी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वालों को करते थे। मैं आपको एक बात समझ ये बताऊं कि कराची में 32,000 हाई राइज बिल्डिंग ऐसी हैं जो सेकंड फ्लोर के बाद गिनी नहीं गई हैं। कराची में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर फोटोकॉपी फॉर्म बांटकर इन्यूमरेटर दौड़ गए, कई इलाके ऐसे हैं जहां पे लैपटॉप ने काम ही नहीं किया,
और मैं आपको आज का डेटा बताऊं, आज का डेटा कराची का, अगर आज का डेटा आप कंपाइल कर लें तो कराची की आबादी पिछले मरदमशुमारी से 40 लाख और कम हो गई है, यानी पूरे पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई है। इजाज़ साहब, जो आपकी रेड लाइन है मरदमशुमारी, उस पर तो कोई भी नजरसानी नहीं हो रही। जो हो गया वो हो गया, वो तो अनकरीब रिपोर्ट जारी करने वाले हैं उसकी। तो इसका मतलब है फिर आप लोग फैसले पे पहुंचने वाले कि भाई छोड़ देंगे हुकूमत को, आपकी रेड लाइन क्रॉस हो गई है। कल फिर एक प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हमारे वफ्द की ड्यू है और आज राब्ता कमेटी में यही तय हुआ कि हमें हतमी तौर पर कोई फैसला करना है। अगर तमाम जमातें, चाहे वो अदालत के जरिए चाहे पार्लियामान के जरिए, अपने मफादात तो हासिल कर रही हैं, लेकिन आम आदमी का मसला कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा, और आम आदमी के मसले के लिए तो हम मुआहदों में गए। तो कल वजीर आजम से मुलाकात होगी। ये बिल्कुल हमारे यहाँ एक तासुर है कि अगर हमारी मरदमशुमारी जो कि रेड लाइन है, अगर इस पर अमल दरामद शफाफ तरीके से नहीं होता, कराची की, हैदराबाद की महरूमियाँ अगर एड्रेस नहीं करती, तो एक बहुत बड़ी राय हमारे दरमियान ये मौजूद है जिन्होंने आज वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमें हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए। और मेरी ज़ाती राय भी, मैंने राब्ता कमेटी में आज यही कहा कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करें, और अगर कोई इस पे कंप्लेन प्रोसेस बनता है, कोई इसके ऊपर एड्रेसिंग इशू होता है, आवाम का कोई इसमें सही कंट्रीब्यूशन होता है, तो यकीनन हम हुकूमत के साथ चलते हैं, वरना कोई जवाब नहीं है समर हमारे गालिबन पास। आप ईद तक चलेंगे, ईद तक इंतजार करेंगे, ईद के बाद आप निकल जाएंगे हुकूमत से अगर आपकी नहीं सुनी जाती शिकायत? अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब और सेंसस ब्यूरो, उनके ऊपर है, ब्यूरो ऑफ सेंसस जो वो इस पे क्या हमें किस तरह हमारे तहफ़्फ़ुज़ात। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें चीफ मिनिस्टर सिंध यानी चीफ सेक्रेटरी और सिंध गवर्नमेंट का भी बड़ा किरदार है। और मुझे अभी तक अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ ज़बानी बयानबाजियां कर रही है, लेकिन सारा अमला, चाहे रेवेन्यू का हो चाहे टीचर्स हो, वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत है जो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे। ख्वाजा एजाज साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी रब्ता किया गया आपकी राब्ता कमेटी के साथ, आपकी क़यादत के साथ, परवेज़ लाई साहब ने रब्ता किया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी किया, तो क्या दोबारा से PTI के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद या उनकी तरफ जाने के वाले से कोई फैसला हो सकता है? उसमें क्या मुशावरत हुई आपकी? भाई ये तो आप अली जैदी साहब और फवाद चौधरी साहब को बताएं, क्योंकि वो शायद बेचारे लाइल में हैं इस बात से, और अभी तक वो 6-8 महीने पीछे ही सफ़र कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि नफीस लोगों से दोबारा रब्ता किया गया है, हमने नहीं किया, आपकी लीडरशिप ने दोबारा हमसे रब्ता किया। तो अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है तहरीक इंसाफ को? ज़रूर हम सोचेंगे, मुलाकात करने पर कोई पाबंदी नहीं है, बातचीत के रास्ते खुले होने चाहिए, लेकिन देखना ये कि क्या अवामी मतमईन नज़र के लिए उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, माजी में की गई जो नज़रअंदाज उन्होंने किया हमारे अवामी मुआहदे, क्या उस पर उनको एहसास हुआ है? और अगर कोई बाकायदा मुलाकात की दावत आएगी तो मशावरत करके ज़रूर मिलेंगे। अगर उन्होंने अपनी गलती का एहसास कर लिया और आपको दोबारा से इंतखाबी इत्तेहाद की दावत दी, तो आप जाने का सोचेंगे? पहले तो वो अपनी सफ़ों में तय करें ना कि उन्होंने वाकई ये एहसास कर लिया है। वहाँ तो मसला ये कि 4 आदमी मशरिक में और 4 आदमी मगरिब में चल रहे हैं, और कुछ लोगों को पता ही नहीं वो जा किधर रहे हैं। तो उनकी अपनी बारात तो समेटे, वो एक जगह तो लेकर आए अपने लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया ख्वाजा एजाज साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रेड लाइन करार दे रही है मरदमशुमारी के मामले को, और इस पर कह रहे हैं कि अगर हमारी शिकायत ना सुनी गई तो फिर वो ये फैसला करेंगे हुकूमत से अलहदी का, और ये फैसला ज़्यादा दूर नहीं, बहुत जल्द ये फैसला कर लिया जाएगा। यहाँ पे एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कमर कायरा साहब के साथ, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर कमर कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर, ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एक्सट्रीम पर है, मुस्लिम लीग नून दूसरी एक्सट्रीम पर है मुज़ाकरात को लेकर, और पीपल्स पार्टी ने एक फ़ैसला किया है कि वो अब मुज़ाकरात की तरफ जाएगी और मुज़ाकरात की कोशिश करेगी ताकि मुज़ाकरात के मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। क्या कहेंगे इस पर सर? आप मुज़ाकरात के हवाले से आप पुरुमीद हैं कि नहीं है? कारी साहब से हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ, दोबारा से रब्ता करेंगे, और यकीनी तौर पर एक इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बन रही है, एक गैर यकीनी की फ़िज़ा है
एक साल से पीडीएम की गवर्नमेंट इस वक्त जारी है मुल्क के अंदर, लेकिन कोई भी चीज़ अपनी बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। जो क्लेम किया गया था पीएमएलएन की तरफ से, पीडीएम की दीगर जमातों की तरफ से कि मुल्क के अंदर मईशत जो है वो तबाहहाली का शिकार है, महंगाई मार्चेस भी किए गए थे मुल्क के अंदर, महंगाई को कंट्रोल करेंगे आके, IMF के कर्जों के वाले से एतराज़ था, फाशिज्म का इमरान खान पर इल्ज़ाम लगता था, लेकिन वो सारी चीज़ें आज उनमें से एक भी इंडिकेटर मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर वो बेहतर नहीं हुआ। और पिछले एक साल के अंदर जो गैर यकीनी की फिजा मुल्क के अंदर, चूँकि इंतखाबात नहीं हो पा रहे, इंतखाबात ना होने की वजह से गैर यकीनी बढ़ती चली जा रही है, जो मुल्क की मईशत के लिए भी जहर कातिल समझी जाती है, सियासी गैर यकीनी का होना मुल्क के अंदर। और इसी पे अब हुकूमत की अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कोशिश शुरू की है कि मुज़ाकरात किए जाएँ। इसके लिए हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे ये शुरू किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि उनको सबसे पहले ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि एक हुकूमती रैंक के अंदर, हुकूमती कैंप के अंदर एक कंसेंसस पैदा किया जाए मुज़ाकरात के हवाले से, ताकि पीएमएलएन को भी राज़ी किया जाए, दीगर इत्तेहादी जमातों को भी राज़ी किया जाए कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाएँ और मुज़ाकरात करके आगे बढ़ें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से बातचीत करके तहरीक इंसाफ के साथ एक टाइम फ्रेम तय किया जाए, एक फ्रेमवर्क तय किया जाए। कारी साहब, ये बताइएगा कि जो बातचीत आप लोगों ने फैसला किया है कि शुरू करेंगे हुकूमती कैंप के अंदर, इतने इत्तेहादियों से बातचीत का फैसला किया है, कब तक ये बातचीत शुरू होगी और आपको उम्मीद क्या है इंतखाबात के हवाले से? क्या ये बेल मुंडे चढ़ेगी? देखिए जी, ये क्या होगा, या बेल मंडे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, उम्मीद तो करनी चाहिए चढ़ेगी। लेकिन पहला किसी भी गुफ्तगू का आगाज जो होता है वो इस बात से होता है कि क्या बेहतरीन रास्ता है, कौन सा अच्छा सोल्यूशन है। क्या ये बेहतर सोल्यूशन नहीं है कि डायलॉग का जरिया इसे इख्तियार किया जाए? डेमोक्रेसी तो डायलॉग से चलती है, इसलिए सब तरफ से ये बात थी और हमारी पार्टी हमेशा डायलॉग और डेमोक्रेसी को लाज़िम मलज़ूम समझती है। इसी तरह वो ये भी कहती है, उसका ये भी ख्याल है कि हमें आइन के दायरे के अंदर भी रहना चाहिए। टॉलरेंस एक बुनियादी फैक्टर है जिसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी का इजहार पीपल्स पार्टी पहले भी करती रही है, बिलावल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी किया है। और हम चाहते ये हैं कि हम अपने इत्तेहादियों से, क्योंकि खान साहब के रवैये से इस वक्त तलखी इतनी बढ़ गई है कि हमारी तरफ भी वो तलखी आस्ता आस्ता 5 साल तक मुसलसल गालियां खा खा के अब गुस्सा आ गया। अब गुस्से को काबू करना है। इस जो हिजानी कैफियत है, नाराजगी का जो आलम है, इस मामले को ठंडा करना है और इसके लिए ही पीपल्स पार्टी ने यह रास्ता इख्तियार किया। हालांकि हमारे इत्तेहादी जो हैं वो इस बात पर राजी नहीं थे। हम अपने इत्तेहादियों के साथ हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का फैसला है कि हमें अपने साथियों को इस बात पे कायल करना है और देखते हैं खान साहब इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसा वे फॉरवर्ड है। रिस्पॉन्स क्या होगा, कामयाबी कितनी होगी, इसके बारे में अभी कुछ गेज करना ये कबल अज़ वक्त है। सर, पहले तो आपने नून लीग को कन्विंस करना है, जो कि फिलहाल इंतखाबात में जाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। आज भी काबीना का इजलास के अंदर 20-21 अरब रुपए जो जारी करने थे, वो पैसे जारी ना करने का फैसला हुआ ही नहीं। अभी तक पैसे जारी करने का फैसला हुआ भी नहीं और जारी कर भी नहीं रहे। पार्लियामेंट की को मामला रेफर कर दिया गया, जो बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना फंड जारी करेगी, ना वो इंतखाबात में जाना चाहती है। पर्टिकुलरली पीएमएलएन की अगर हम बात करें तो उन्हें आपने कन्विंस करना है सबसे पहले कि वो अगर राजी होते हैं तो फिर मुज़ाकरात भी हो जाएंगे, बातचीत भी हो जाएगी। देखिए, पहली गुजारिश ये है कि आपने जो कहा ना कि इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहे, हम इंतखाबात की तरफ तो जा रहे हैं। सारी जमातें इंतखाबात पे राजी हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 फैसले हमारे सामने पड़े हैं। आप फरमा दीजिए कि हमने किस फैसले को फॉलो करना है। हमने 4-3 को फॉलो करना है, 2-3 को फॉलो करना है, 3 जज साहबान की राय सुननी है, या 3 जज साहबान जो काजी फाजिल साहब की क़यादत में आए थे उनकी बात सुननी है। गवर्नमेंट तो अटर कंफ्यूजन में है और इसका इलाज क्या हो सकता है? इसका इलाज पार्लियामान की तरफ से सियासी इशू जो पार्लियामान सेटल करे और अदालत इसको फुल कोर्ट की सूरत लेके आए। हाँ, इलेक्शन अपने वक्त पे हो, इसके लिए हमारी मुसलसल कोशिश थी। हम आज भी इस कोशिश में हैं कि एक वक्त में इंतखाब होना चाहिए। खान साहब के मुतालबे को भी सामने रखें, हमारी गुफ्तगू भी सामने रखेंगे और एजेंडा सब अपना लेके आ जाएं। शरायत रख के नहीं करें। यही बात हम आज से 6 महीने पहले भी खान साहब को कहते थे कि शर्तें मत रखें, गुफ्तगू के लिए अपना अपना एजेंडा लेके रखें। बिस्मिल्लाह गुफ्तगू करते हैं और जो बेहतर रास्ता है वो निकल आएगा। आज भी अगर सियासी स्टेक होल्डर्स किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं, एग्री कर जाते हैं, तो अदालत का रास्ता भी जो है वो भी आसान हो जाएगा। अदालत को भी बाईपास नहीं होगा, कोई तसादम या तजाद की जो कैफियत है वो नहीं होगा।
और फिर अदालत को अदरवाइज भी चाहिए कि जिस तरह सियासत के अंदर हमने एक इनिशिएटिव लिया है, इसी तरह हमें तवक्को है कि इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी अपनी आला कदरों के तहत वो भी बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे और वो अपने सारे जो ब्रदर जजेस हैं उनको इकट्ठा करके एक फुल कोर्ट मीटिंग या फुल कोर्ट रेफरेंस कर लेंगे ताकि ये सारा मसला बेहतरी की तरफ चल पाए। तो कायरा साहब, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से हम देख रहे हैं, ज़रा एक अच्छा जेस्चर, गुडविल जेस्चर एक गवर्नमेंट की तरफ से दिखाना होता है, चूँकि आप लीड कर रहे थे सारे मुल्की मामलात को। तो जिस तरह से गवर्नमेंट आजकल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आपको फैसलों से एतराज़ इख्तलाफ आपको ज़रूर हो सकता है, ये कहना कि आप इस्तीफ़ा दें, उनके खिलाफ रेफरेंस मूव करना, ये इंतहाई कदम है। क्या गवर्नमेंट को ये करना चाहिए या इससे गुरेज करना चाहिए? क्या मशवरा देंगे आपने? देखिए, किसी ने रेफरेंस मूव तो नहीं किया, ये कहा गया कि रेफरेंस भी एक ऑप्शन हो सकता है और ये मुस्लिम लीग की तरफ से राय है। आप ये फरमाइए कि अगर मुस्लिम लीग के साथ ये हो जो पंजाब में हुआ कि 63A की जो इंटरप्रिटेशन करके और हमजा शहबाज की गवर्नमेंट को फारग किया गया, क्या वो कोई मुनासिब रास्ता था? क्या उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए? क्या नवाज शरीफ को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया फॉर लाइफ टाइम और वो एक फर्जी केस है, वो एक जुडिशल वर्डिक्ट जरूर है, लेकिन जिस बुनियाद पे है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारा मुल्क जानता है। तो जो अग्रीव्ड होते हैं बार बार और फिर वो कह रहे हैं, और जज साहब का कंडक्ट मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं कोर्ट में बैठा रहा हूँ, न सिर्फ एक बल्कि तीनों जज साहिबान बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन वहां वो जज लाइक बिहेवियर नहीं था। जज का काम गुफ्तगू करना और सवाल करना नहीं होता। जज बुनियादी तौर पे आर्गूमेंट सुनते हैं, वहां वकील से ज्यादा जज बोल रहे थे। और जज साहबान का जो कंडक्ट था वो भी ऐसा ही था कि वो अपना किसी प्री कंसीव्ड माइंड के तहत मुकदमा जो बनाए खड़े हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया, अपनी इनपुट दी। नाज़रीन, इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से जहाँ काफ़ी बड़ी हैपनिंग हो रही है, पाकिस्तान जहाँ अंदरूनी तौर पर इंतशार और खलफशार का शिकार है, वहाँ आलमी मंजरनामे पर ऐसी ड्रामाई और इनकलाबी तब्दीलियाँ रही हैं जिसका अब से चंद माह पहले तक तसव्वुर भी करना महाल था। क्या ये सोचा जा सकता था कि दहाइयों तक एक दूसरे से शदीद मुखासमत रखने वाले दो मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दोस्ती परवान चढ़ सकती है? यकीनन नहीं सोचा जा सकता था, लेकिन ऐसा हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में सऊदी अरब और ईरान की वज़राए ख़ारजा की 2016 के बाद पहली मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात में जमी बर्फ को तेज़ी से पिघलाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद सऊदी अरब और का एक वक्त ईरान जा पहुंचा है, जहां अब दोनों ममालिक के दरमियान सफारत खाने खोले जाने का अमल तेज़ किया जा रहा है। गो कि आलमी सफारतकारी के इस बड़े तनाज़े को हल कराने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें सरगर्म अमल थीं, लेकिन जहां चीन ने अमेरिका को सरप्राइज दे डाला है। बीजिंग में अहम बैठक से सामने आने वाले मनाजिर यकीनन ड्रामाई थे, जब चीनी वज़ीर ख़ारजा सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने हम मनसबों को हाथ मिलाने की तरगीब दी और फिर यह गर्मजोशी सऊदी अरब और ईरान हम मनसब की सिर्फ 16 सेकंड की इस अहम गुफ्तगू में भी दिखी, जब दोनों वज़राए ख़ारजा ने चीन आने के लिए सफ़र तय करने की बात की। ईरान से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए सऊदी ख़ारजा पॉलिसी में एक और बड़ी तब्दीली भी रनुमा हो रही है, जब सऊदी अरब ने यमन जंग के खात्मे के लिए मामलात आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और हौसी बागियों से सीज़ फायर का ऐलान हो गया है। इस तब्दीली में सऊदी अरब और यमन की सालसी का किरदार ओमान ने अदा किया, जिसके बाद अब सऊदी अरब और हौसियों के दरमियान 6 माह की जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। सऊदी अरब की जानिब से रिहा किए गए 13 हौसी कैदी सना पहुंच गए हैं। इससे पहले हौसियों ने एक सऊदी कैदी को रिहा किया था। एक तरफ मशरिक़ वस्ता में ये तब्दीलियां सामने आ रही हैं, तो चीन का आलमी मंजरनामे पर किरदार और भी तगड़ा हो रहा है। रूस यूक्रेन तनाज़ा खत्म करवाने के लिए भी चीन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अब फ्रांस ने भी इस तनाज़े के खात्मे के लिए चीन से मदद तलब कर ली है। देखना यह है कि दुनिया भर में होने वाली इन अहम तब्दीलियों में क्या पाकिस्तान भी इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकता है, पर्टिकुलरली खित्ते के अंदर बदलती सूरत हाल से, ये एक अहम सवाल होगा। हमें इतना ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।